हमने हमेशा कोशिश की है कि ऐसा बजट बनाया जाए जिसमें लोगों की सहूलत हो, सूबे में मुनासिब इन्वेस्टमेंट्स हों, इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी हो, जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए मुनासिब रकूम रखी जाए। इस साल का बजट थोड़ा सा फ़र्क है और आपने सबने देखा भी होगा, कल मैंने असेंबली में भी इसके बारे में बात की थी। जो इंटरनेशनल और ख़ास तौर पे रीजनल सूरत हाल है, उसकी वजह से वफाकी हुकूमत को कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स करने थे जो कि पहले नहीं थे जहन में और बजटेड। वफाकी हुकूमत ने सूबों से कांटेक्ट किया। जो पहली तजवीज़ थी या जो हमारे सामने आई थी, और वो काफ़ी अरसे से बात चल भी रही है कि जी सूबों को बहुत पैसे मिलते हैं तो NFC के फार्मूला का रिवाइज़ किया जाए। हुकूमत सिंध ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस तजवीज़ को सिरे से मुस्तरद कर दिया और मुस्तरद करने की वजह ये थी कि अगर ऐसा किया जाएगा तो यह आइन की खिलाफ वर्जी होगी, इसलिए कि आइन में NFC को प्रोटेक्ट किया गया है और उन रकूम को प्रोटेक्ट किया गया है कि अगर जो फर्दर NFC ऑब्वियसली दोबारा आगे होने, लेकिन आप सूबों के रकूम को घटा नहीं सकते। ये NFC में बड़ा साफ लिखा हुआ है कि अगर जो फर्दर NFC ऑब्वियसली दोबारा आगे होने, लेकिन आप सूबों के रकूम को घटा नहीं सकते। ये NFC में बड़ा साफ लिखा हुआ है। अब एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि जब वफाक ने सूबों को, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठ के बताया कि जी हमें क्या ज़रूरियात है, तो ये हो नहीं सकता था कि इस मुश्किल वक्त में सूबे और सियासी जमातें मुल्क की खातिर सब कंट्रीब्यूट करें। और आपने देखा होगा कि चारों सूबाई हुकूमतों ने, और इन चारों सूबाई हुकूमतों में और वफाक में तकरीबन मुल्क की सब पॉलिटिकल पार्टीज़ हुकूमतों में मौजूद हैं। वफाक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं है लेकिन उनको सपोर्ट ज़रूर करती है असम्बली के हद तक। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और दीगर जमातें हुकूमत में शामिल हैं। सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हुकूमत में है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ मेजर पार्टनर है। तो तकरीबन सारी सियासी जमातें इसमें आ जाती हैं। तो उन सब से वफाक ने बात की, सियासी जमातों से भी बात की और सूबाई हुकूमतों से भी बात की, और फिर ये तय हुआ कि हमने जो काम करना है वो आइन के मुताबिक करना है। आइन से बालातर होके हम कोई सल्यूशन नहीं पेश कर सकते। सल्यूशन उसका, और मैं ये बताऊंगा कि हुकूमत सिंध ने ही आइन के रहते हुए, पाबंद रहते हुए, आइन के आर्टिकल 164 जो आइन में मौजूद है, जिसके अंदर लिखा है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें ग्रांट्स दे सकती हैं उन चीज़ों के भी जो उनके लेजिस्लेटिव पावर्स में नहीं है। यानी ख़ास तौर पे हमें मुल्क के दिफा के लिए ज़रूरत थी, दिफा फेडरल सब्जेक्ट है और वफाक ने उस पर ख़र्चा करना है, लेकिन आइन, और ये मैं सलाम पेश करूँगा आइन बनाने वालों को, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये जो आर्टिकल 164 डाला, उसकी वजह हमने आज रियलाइज़ की है इतने सालों बाद। 50 साल, 52 साल, 53 साल हो गए आइन को, लेकिन आज हमने उस आर्टिकल को पहली दफ़ा इस्तेमाल किया
ताकि हम आइन के अंदर रहते हुए ऐसी सूरत हाल को पैदा करें, ऐसा नहीं हो कि ज़बरदस्ती वफाकी हुकूमत NFC के फार्मूले को छेड़ दे, ज़बरदस्ती हुकूमतों से, सूबाई हुकूमतों से पैसे काट ले। तो ये आइन के अंदर मौजूद थी एक शिक, जिसका इस्तेमाल करते हुए ये ग्रांट्स सूबों ने कमिट किए हैं वफाक को। अब ये ग्रांट्स कमिट करने के बाद ऑब्वियसली एक कीमत अदा करनी पड़ी है सूबों को, और हमने ये सोच समझ के मुल्क की दिफा की खातिर, कौमी यकजहती की खातिर सूबों ने इस पर अमल किया है। और ये तरीक़ेकार मैं बता देता हूँ क्या है कि ये एक बड़ी निगोशिएशन हुई थी। आपने देखो कि मैं 4-5 दिन मैं भी इस्लामाबाद था इस सिलसिले में, और फाइनल में ज़्यादा डिटेल में मुनासिब नहीं है जाने का कि क्या क्या बात हुई, लेकिन तय ये हुआ है कि FBR का जो टारगेट वो है 15.264 ट्रिलियन अगले साल के लिए, 15.264 ट्रिलियन। FBR कभी भी अपना टारगेट पूरा नहीं करती, ऐसी उसकी पता नहीं क्या। इस साल अगर आप देख लें तो टारगेट था 14.131 ट्रिलियन, अब रिवाइज्ड करके आपने बजट के कागजात में देखा होगा 12.977 ट्रिलियन कर दिया, यानी तकरीबन 1.2 ट्रिलियन उन्होंने 1.3 ट्रिलियन उन्होंने कम रेज किया है। तो हमने कहा नहीं, आप हमें सिक्योर करें। सूबों ने ये बात की, बहुत सारी निगोशिएशंस के बाद ये तय हुआ कि 13.35 ट्रिलियन 13,350 अरब रुपए तो सूबों को उसमें से हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा, यानी एक फ्लोर कायम हो गया, इससे कम नहीं देंगे उस 13,350। इससे फ़ायदा क्या है हमें, कि हमें कम से कम ये पता चल गया कि अब ये नंबर मिलेगा, नहीं तो वो हम पिछले साल 14,141 अरब से शुरू हुए थे और आखिर में 12,997 की बात कर रहे हैं, तो हमें पता चल गया कि 13,350 फ्लोर है। हमें नहीं लगता कि इससे कम FBR अगले साल करेगी, लेकिन अगर इससे कम किया तब भी 13,350 प्रोटेक्टेड है। 13,350 और 15,264 के दरमियान जो पैसे होंगे वो सूबों को उसमें हिस्सा नहीं मिलेगा, और वो हम हिस्सा मिलेगा, सॉरी मैंने गलती कर दी, वो हिस्सा सूबों को आएगा और हम एज अ ग्रांट ये डिफरेंशियल वापस वफाक को करेंगे नंबर्स रिकंसाइल करने के बाद। 15,200 अगर कोई ऐसा करिश्मा FBR में पैदा हो जाए, और मुझे लगता है इस साल होगा, मैं उसकी वजह बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, कि वो 15,264 बिलियन से ज़्यादा रेस करें पैसे, तो फिर सूबों को इंक्रीमेंटल जो होगा वो पैसा मिलेगा। मैं अभी बता देता हूँ हमें क्यों लगता है हर साल FBR अपना टारगेट कम करती है, और बड़ी अजीब सी बात है, इस साल मेरे ख्याल है 10% का इजाफा है या उससे भी कम, 7-8% का इजाफा हो रहा है, 12.9 से 11.7 जो भी होता है, 11, हाँ 10%, 10 से भी कम है यार, 10% से भी कम है। उसके मुकाबले में ये चेयरमैन SRB बैठे हैं, हमारी ग्रोथ इस साल 19%, 23% है SRB की, और ये एक साल नहीं है, ये मुसलसल 14 साल से हो रही है, 2012 से लेके आज तक इस रेट पे। FBR जो है वो 10%, 11% पे एवरेज अगर आप निकालें तो रुका हुआ है, और हमें ये लगता है कि उन्हें थोड़ी सी सुस्ती होती है कि यार, इसलिए कि जो 100 रुपया FBR बनाता है उसमें से 57.5 उसे सूबों को देने पड़ते हैं, 57.5% हमारे NFC का शेयर है, तो उनको इंसेंटिव नहीं होता, और वफाक भी उनको शायद इतना पुश नहीं करती, कोई इंक्रीमेंटल पैसों पे वफाक का हिस्सा कम होता है। लेकिन इस दफ़े जब उन्हें ये 2,000 अरब मिलेगा तो हम उम्मीद करते हैं कि वफाक थोड़ा प्रेशर डालेगी
उसके अलावा ये फैसला हुआ है कि जो ज़रूरियात हैं स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक क्या नाम दिया था हमने, नेशनल स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स के, वो पैसे तो पूरे करने होंगे ना। तो हमसे तो 13,350 अरब लेने, तो उन्होंने वो पूरे करने, नहीं तो वफाक ने अपने हिस्से में से काट के देने होंगे। तो अब वफाक सही प्रेशर डालेगा FBR पे कि वो 15,264 करे, और अगर इंशाल्लाह ताला 15,264 या उसके करीब किया तो अगले साल के लिए एक बेंचमार्क नया फिट हो जाएगा फिक्स। तो ये इंसेंटिव वफाक को है, अब ये वफाक के ऊपर है कि इसको कितना इस्तेमाल करती है। खैर, कमिंग बैक टू दी प्रोविंशियल बजट, 13,350 अरब रुपए, और उसकी बेसिस पे जो हमें, पहले मैं आ जाता हूँ इस साल की जो पोजीशन है ना, मैंने अभी आपको बताया कि इस साल 14,141 अरब रुपए का टारगेट था FBR का। उस हिसाब से हमें टोटल फेडरल रिसीट्स, बल्कि FBR रिसीट्स का अगला है ना कॉलम मेरे पास, रेवेन्यू असाइनमेंट्स, हाँ, टोटल 1927 अरब रुपए मिलने थे। हमें मई तक 1511 अरब रुपए मिले, और इस वक्त जो डेफिसिट है हमारा सिर्फ फेडरल रिसीट्स का है। फेडरल रिसीट्स में 3 चीज़ें होती हैं, एक रेवेन्यू असाइनमेंट्स, एक स्ट्रेट ट्रांसफर्स, तीसरा OCT का जो इन लिeu ऑफ OCT पैसे मिलते हैं हमें। इन तीनों को मिला के 2,095 अरब उन्होंने देना था। मई तक 1,644 अरब हुए, 441 अरब शॉर्ट है इस वक्त मई तक। हम उम्मीद करते हैं कि आखिरी महीने में, हम आदमी उम्मीद तो ज़्यादा रखता है, हम कहते हैं तकरीबन 200 अरब रुपए हमें मिलेंगे। उसके बाद भी तकरीबन 250 अरब के करीब शॉर्टेज होगा हमें वफाक से। सिमिलरली हमारी सूबाई जो टैक्स कलेक्शन है, हमने टोटल 676 अरब रुपए की रखी थी, हम 623 अरब या 624 अरब के करीब पहुंच जाएंगे। तो 51 अरब 52 बिलियन के करीब वहां से शॉर्टेज है। तो टोटल 250 और 50 कर लें, 300 अरब रुपए की शॉर्टेज हो गई हमें, जो हमने बजट किया था। लेकिन जो अच्छी बात हुई है, जो ये गुज़िश्ता साल है, 1,018 अरब रुपए का हमने रिकॉर्ड PSDP बनाया था पिछले साल। और आपको पता है कि हम कहते हैं ना जी, तनख्वाहों में कमी कर नहीं सकते, बाकी अखराजात करने पड़ते हैं। हमारे आउटसाइड बजट बहुत अखराजात हुए इस साल। मैं आपको वो बता देता हूँ, बड़े बड़े जो गुल प्लाजा का जो इंसिडेंट हुआ था, उसमें हमें पैसे देने पड़े 8.5 अरब रुपए के करीब। उसके अलावा जो हमने कंट्रीब्यूट किया रिलीफ के लिए, जिसमें फार्मर्स को रिलीफ थी, डीजल बढ़ने की वजह से मोटरसाइकिल वालों को रिलीफ दी, हमने ट्रांसपोर्ट के लिए रिलीफ दी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिलीफ दी थी हमने पहले। ये सब देने के बावजूद हम 1,018 में से 903 अरब रुपए डेवलपमेंट पे रिलीज कर चुके हैं। यानी सिर्फ 115 अरब रुपए कम। अगर डिपार्टमेंट सारा खर्च करे तो कर लेंगे। नॉर्मली उसका 90% के करीब होता है, 95%, 90 to 95%। तो 800-850 अरब के दरमियान डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इस साल होगा। और ये सिंध की तारीख का सबसे बड़ा बाय फार, इससे पिछले साल सबसे ज़्यादा था 612 अरब। इस साल हम तकरीबन 850 को पहुंचेंगे, हो सकता है थोड़ा सा कम उससे हो। फाइनल नंबर जून 30 के बाद, ये जब रिकनसाइल होते हैं, सिविल अकाउंट्स आते हैं, तब आएंगे। तो ये इस चीज़ के बावजूद कि हमें तेल की कीमतें बढ़ी, हमें रिलीफ देना पड़ा लोगों को, गुल प्लाजा जैसे साने हुए,
फार्मर्स को हमने सपोर्ट दी, और फार्मर्स की सपोर्ट की बात कर लूँ मैं आपसे। हमने जब फार्मर्स को सपोर्ट दी, उसका रिजल्ट निकला हमारे पास। हमारा वीट क्रॉप इस साल 4.9 मिलियन टन है। पिछले साल कितना था मैं भूल गया हूँ एग्रीकल्चर में, 3.5 मिलियन टन, 1.4 मिलियन टन वीट हमने ज़्यादा ग्रो किया हमारे फार्मर्स ने। जब उन्हें थोड़ी सी सपोर्ट मिली ना, तो उन्होंने मुल्क के लिए करके दिखाया। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद हमने 903 अरब रुपए रिलीज़ किए, और तकरीबन 850 या उससे कुछ कम हम इंशाल्लाह ताला खर्च करेंगे, जो कि हाईएस्ट एवर है। अगले साल के लिए मैं आपसे बता रहा था कि 2026-27 में जो टोटल रेवेन्यू असाइनमेंट्स हमें मिलेंगे, यार बजट क्लास देख लें उसमें सही आता है, वफाक से रेवेन्यू असाइनमेंट्स में, ये रेवेन्यू असाइनमेंट से 15.264 ट्रिलियन क्या है बेस से, इसलिए कि हमने कहा आप पैसे पूरे देंगे हमें, फिर हम ग्रांट देंगे। आइन में यही तरीका मौजूद है। तो 2083 अरब रुपए हमें रेवेन्यू असाइनमेंट से मिलेंगे एस्टिमेटेड, 123.8 अरब रुपए हमें स्ट्रेट ट्रांसफर से मिलेंगे, और जो ग्रांट होती है इन लिeu ऑफ ओजीटी उसके 56 बिलियन मिलेंगे। टोटल 2263 अरब रुपए हमें वफाक से मिलने हैं। हमने अपने प्रोविंशियल टैक्सेस जो जीएसटी ऑन सर्विसेज, उसके हिसाब से इस साल हमारी कलेक्शन 380 अरब रुपए थी, टारगेट 362 हम पहुंचेंगे। जो जब हमने टारगेट थोड़े हम ज़्यादा रखते हैं, लेकिन अगले साल कम रखा है हमने, ताकि हमें पता है वो पूरी कर लेंगे चेयरमैन निसार भी। अगले साल 456 अरब रुपए का टारगेट उनका रखा है। एक्साइज का टारगेट हमें थोड़ा सा रिड्यूस किया, उसकी वजह यह है कि हमने इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए प्लस एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेस होता था जिसकी शरह 1.85% थी, उसको कम करके 0.8 to 0.83%, 0.80 से 0.83% कर दिया है। इस वजह से हमें उनका टारगेट कम करना पड़ा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि एक्साइज मिनिस्टर इस टारगेट को सरपास करके हमें झूठा साबित करेंगे कि नहीं, आप भले रेट कम करें, हम पैसे उतने ही कलेक्ट करेंगे। एक्सपोर्ट पर ज़ीरो कर दिया है। इसके अलावा बाकी प्रोविंशियल टैक्स रिसीव्स 85 अरब हैं। हमारी टोटल रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो 3.038 ट्रिलियन है। उसके अलावा जो करंट कैपिटल रिसीट्स हमने अपनी बजट को बनाने के लिए, इसलिए कि हमें वो बोरो करना पड़ेगा पैसा, 60 अरब रुपए जो हमें लिमिट है एनएससी की, वो भी रखी है। और फिर हमें 256 अरब रुपए फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस से आने। फेडरल ग्रांट 64 बिलियन की हमने वो वफाकी बजट में मौजूद हैं, ये वो आएंगी। और फॉरेन ग्रांट्स 8.1 बिलियन, ये हमारा एक एस्पायर वाली है ना, ये एंड एस्प्राइट, वो मुझे याद नहीं है। ये दो हैं जिसमें अगर हम अपने टारगेट्स अचीव करेंगे तो हमें ग्रांट्स मिलती हैं इंटरनेशनल एजेंसीज से फॉर बजट सपोर्ट। और इसके अलावा कैरी ओवर कैश बैलेंस हमारा ख्याल है कि 90 अरब रुपए के करीब हमारे पास होगा। इस तरीके से हमारी बजट का हजम जो इनकम का है वो 3,525 अरब रुपए है। हमारी एक्सपेंडिचर जो करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 2,560 अरब रुपए हमने रखा है। इसमें 260 अरब रुपए वो हैं जो हमने वफाक को देने हैं एज ग्रांट अंडर आर्टिकल 164। तो उसको हटाया जाए तो बाकी 2300 अरब रुपए की हमारी करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और इसमें मैं आपको बता दूं, जो बड़े बड़े एक्सपेंडिचर्स होते हैं, सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर हमारा एम्प्लॉय रिलेटेड है, जिसमें एम्प्लॉय की तनख्वाहें प्लस पेंशन्स ये मिला के
63 अरब रुपए, तकरीबन 1264 अरब रुपए है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमने तनख्वाहों में और पेंशन्स में 7% का इजाफा किया है। ये मैंने कल अनाउंस किया था। एक चीज़ जो मैं कल बजट में कहना रह गई थी मुझे, कि हमने 2022 और 2025 की, 2022 में हमने 15% एडॉक अलाउंस दी थी और 2025 में हमने 10% एडॉक अलाउंस दी थी। वो हमने बेसिक सैलरी में मर्ज कर दी है। तो इस वजह से 7% से बेसिक में 7% से ज़्यादा का इफेक्ट होगा। फ़र्क ये पड़ेगा कि हमारी जो मिनिमम सैलरी है ग्रेड 1 के नए एम्प्लॉई की, वो हो जाएगी 43,000 रुपीज़। और इसी वजह से हमने रिकमेंड किया है कि मिनिमम वेज इस साल 40,000 थी, अगले साल ये 43,000 हो जाए मिनिमम वेज। तो ये मैंने कहा मेजर एक्सपेंडिचर ये है। उसके बाद एक बड़ा एक्सपेंडिचर हम करते हैं, जो ग्रांट्स हम देते हैं डिफरेंट इदारों को। और हम इदारे बड़ी ग्रांट, सबसे बड़ी ग्रांट तो लोकल गवर्नमेंट को जाती है। वो कितनी अमाउंट इस साल? 155 अरब रुपए। हम सुनते हैं वो एक बात होती है कि जी वो OCT तो था ही, उनका जो था 0.66% लियो मिलता है, वो 56 अरब रुपए। अगर सिर्फ उतने चाहिए लोकल गवर्नमेंट, हम नहीं चाहते वो, लेकिन कुछ लोगों की डिमांड थी, वो दे दिया करें बस। वो 56 अरब रुपए तो बजटेड है, अगर आ जाए पूरे 155 अरब रुपए हम लोकल गवर्नमेंट्स को देते हैं। तकरीबन 48 अरब रुपए हमने ग्रांट्स रखी हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए। ये जो बड़ी ग्रांट्स मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा SIUT को 26.25 बिलियन, PPHI को 24.8 बिलियन, पीर अब्दुल कादिर शाह जिलानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को 14.38 बिलियन, NICVD को 12 अरब, SICVD को 14 अरब। इंडस हॉस्पिटल हम बहुत प्रेशर में थे, लेकिन हमने उनकी ग्रांट घटाई नहीं, वो ज़्यादा मांग रहे थे। 16.51 अरब रुपए की ग्रांट है और बाकी कई छोटी ग्रांट्स हैं। तो ये दूसरा मेजर जो एक्सपेंडिचर हमारा आता है वो इन ग्रांट्स का आता है। वो तकरीबन कितना था, 600 समथिंग था, 686 अरब रुपए। मैं फाइनेंस सेक्रेटरी, उनको पता नहीं कैसे हर नंबर याद रहता है हमेशा तारीखें भी याद रहती। मैं कहता ये कौन सी दिन बात था, वो कह देते पता नहीं, फिर सही होता है गलत होता है, मैं मान लेता हूँ। ठीक है जी, 686 अरब सही कह रहे हैं। ये है जिसमें जैसे मैंने बताया बड़ी ग्रांट जो है वो ग्रांट टू लोकल काउंसिल्स है। उसके अलावा इंटरेस्ट पेमेंट्स जो हर हाल में हमने करनी है वो 54.25 बिलियन है। और फिर बाकी सारे हमने बहुत घटाए हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़े से नंबर देता हूँ। हमारा रिवाइज एक्सपेंडिचर रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे इस साल था 61.87 बिलियन, वो घटा के 36 बिलियन हमने किया है। पैसे ऐसे ही तो आप बचाएंगे। फिजिकल एसेट्स पे इस साल 40 अरब रुपए खर्च हुए थे, अगले साल हम 29.73 बिलियन बजट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने कोशिश की है कि अपने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कम से कम करें। इससे ज़्यादा कम नहीं हो सक रहे थे। मसला है कि उसके बाद हुकूमत का निज़ाम चलना बंद हो जाता। दूसरी अहम एक्सपेंडिचर होती है जो करंट कैपिटल या कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कहते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें सबसे बड़ा पोर्शन होता है जो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए एक वायबिलिटी गैप फंड बनाते हैं अगले साल। और मैं अभी थोड़ी देर में आपको इसकी डिटेल दूंगा कि हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे पास शायद कि यकीनन वो पैसे अवेलेबल नहीं है अपने ADP के लिए। तो हमने आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। हमने अच्छे प्रोजेक्ट्स कंसीव करने, वो प्रोजेक्ट्स जिसमें प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्टेड हो और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके करने। तो उसके लिए हमें वायबिलिटी गैप फंड 101 अरब रुपए का रखना हमने रखा है अगले साल के लिए। जो लोन्स की रीपेमेंट है जो अगेन एक ज़रूरी होती है, वो 47 बिलियन रखा है। और उसके अलावा हमने पैसे रखे हैं अपने पेंशन फंड
और बाकी रिटायरमेंट फंड्स को बीफ अप करने के लिए, इसलिए कि वो बाद की लाइबिलिटी है, हमने अभी से उनको करना है। टोटल 281 अरब रुपए जो इस साल भी हमने बजट में रखे थे, खर्च कम कर सके, लेकिन अगले साल भी वो 281 अरब रुपए हमने करंट कैपिटल में रखे हैं। ये सब चीज़ें करने के बाद ऑब्वियसली हिट पड़ी है हमारे डेवलपमेंट को, और मैं हिट की भी बता रहा हूँ और इसका फिर हमने जो ऑल्टरनेट तरीके जैसे मैंने अभी बताया उनके बारे में भी बताऊंगा। इस वजह से हमारा अगले साल का ईडीपी 720 अरब रुपए का हो जाता है, 1018 से कम होके। जो हमने 1018 लास्ट ईयर किया था वो घट के 720 हो गया। इसमें आप ये 260 अगर हमारे पास अवेलेबल हो तो वो ऐड कर दे तो हम उसी नंबर पे आ जाएंगे तकरीबन जो इस साल था। अब 720 अरब में, और इसकी घटने की और भी वजूहत हैं। एक तो हमारा जो प्रोविंशियल कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स एडीपी, पिछले साल वो 575 अरब था, राइट? जी सर। और इस साल वो घट के 400 अरब रह गए। पैसे कम है हमारे पास, हम ये बोरो कर रहे हैं उन सब चीज़ों के बावजूद। तो 225 अरब रुपए कितने हो गए? 175 अरब रुपये, 175 अरब रुपये तो इधर हमने काटने पड़े हमें। उसके अलावा जो पिछला साल गुजरा है उसमें जो फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस थी, जो हमें वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और बाकी इदारों से हमने लोन्स लिए थे, वो तकरीबन 400 अरब थे। इस साल 256 अरब रुपए, 366 थे, लेकिन 400 के करीब हम ले सके। वो 256 अरब इस साल होंगे, लेकिन ये 256 कैप नहीं है, इससे ज़्यादा पैसे अवेलेबल हैं। अगर प्रोजेक्ट्स अपना काम तेज़ी से करेंगे और सही तरीके से करेंगे तो हम ये 256 से बढ़ सकते हैं। इसी तरीके से वफाक की तरफ से पिछले साल हमें 76 अरब रुपए का वादा हुआ था डेवलपमेंट के लिए, मिले 50 अरब रुपए। इस साल उन्होंने 64 बिलियन देने के लिए कहा है। तो ये सब अगर आप टोटल करें तो ये 720 अरब रुपए की प्रोविंशियल एडीपी बन रही है। अब इसको, वैसे ही पैसे कम है, इसको कैसे एलोकेट करें? और इसमें फिर कुछ ऐसे एसेंशियल अखराजात होते हैं जिनको आप कम कर ही नहीं सकते, और उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपकी जो फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस है जो 256 अरब रुपए है, उसमें काउंटर पार्ट फंडिंग होती है सूबों की, यानी जो बोरोवर होता है उसकी। उसके लिए हमने वो पैसे 45 अरब रुपए वो डालने ही डालने। तो हमारे पास जो 400 अरब का, उसमें 45 ही डालने ही डालने। वफाक से जो हमें 64 अरब रुपए मिलने, उसमें भी मैचिंग एलोकेशन होती है, वो तकरीबन 56 अरब रुपए है। कितनी? 45 और 10 अरब, 56 अरब रुपए के करीब वो है। अब वो भी हमने डालने 56 अरब। इनको तो हम कर नहीं सकते, ये 45 और 56, ये 101 अरब तो ये हो गया। तो 400 से अब 300 पे आ गए, 299 पे आ गए बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए। दूसरा एक हमने प्रोटेक्ट किया है, हमने पिछले साल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए पैसे रखे थे। टोटल हमने रखे थे 90 अरब की स्कीम्स थी, और ये पूरे सूबे की हर कॉन्स्टिट्यूंसी में स्कीम्स चल रही हैं। तकरीबन 700-750 मिलियन की स्कीम्स हर एक सूबाई कॉन्स्टिट्यूंसी में है जो चल रही थी। हमने इनकी फंडिंग ऐसे रखी थी कि 50% 2025-26 में और 50% हम रखेंगे 2026-27 में। तो जो 45 अरब रुपए थे उनमें से तकरीबन 31 अरब रुपए तो इस साल खर्च हुए। तो 14 अरब पिछले साल का, यानी 2025-26 का बैलेंस, और 45 अरब अगले साल के। ये तकरीबन 60 अरब रुपए और 59 या 60 बनते हैं। ये भी हमने डालने हराल में। उन स्कीम्स को हम जो पूरे सूबे में चल रही है उनको रोक नहीं सकते। ये जब हमने डाला तो 160 अरब रुपए समझे हो गए कमिट 400 में से। और डिस्ट्रिक्ट एडीपी के लिए
पिछले साल हमने 55 अरब रखे थे, इस साल बहुत कम करके 15 अरब रखती हैं, सिर्फ नहीं है पैसे, तो 15 अरब और गए, 175 अरब ये चले गए। और बाकी सारी स्कीमें जो हमारे पास यूनिवर्स है 3000 3,500 स्कीम्स का, उसमें हमारे पास 175 400 में से निकालो कितने बचते हैं यार? सर हमारी टोटल स्कीम्स 3715 है, तो 3715 काफ़ी तो इसमें कवर हो जाती है जो मैंने कहा। बाकी सारी स्कीम्स के हमारे पास ये 275 375 240 225 15 और निकले ना, हाँ 225 अरब रुपए बचते हैं। बड़ी सोच समझ के उन स्कीम्स पे जो कि कंप्लीट हो सकती हैं हमने पैसे रखे, और इस तरीके से हम अगले साल 1800 कितनी स्कीम्स हैं जो कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो हमने उन स्कीम्स पे पैसे रखे हैं जो कंप्लीशन की तरफ जा सके। 2056 सॉरी, 1800 पहले था, हमने रिवाइज किया 2056। इस साल हमने कितनी कंप्लीट की है? 1050 हमने इस साल कंप्लीट किए हैं। तो हमने कम पैसे होने की वजह से उन स्कीम्स को किया है। कोई नई स्कीम एडीपी में नहीं है। ये मैं बड़ी मजेदार आपको, तो मुझे कहा गया पॉलिटिकल लोगों की तरफ से कि जी हम कैसे दिखाएंगे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, कैसे जाएंगे, कोई नई स्कीम नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा कि ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले 2019-20 और 2020-21 के बजट में जब वफाक ने वाकई एफबीआर ने कमाल किया था कि पिछले साल से भी कम, जो हम कहते अल्लाह करे ऐसा मौका फिर ना आए, कि पिछले साल से भी कम कलेक्ट किए थे पैसे, तो हमने 2 साल मुसलसल कोई नई स्कीम नहीं दी थी एडीपी में। और उसके बाद अगले 3 साल हमने स्कीम्स दी, और हम 2024 में जब अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में गए तो लोगों ने हमें 2018 से ज़्यादा वोट दिए और हमने 2018 से ज़्यादा सीटें ली। तो मैंने ये कहा कि हमारा पीपल्स पार्टी का, और ये मैं कहता हूँ कांटेक्ट अपनी आवाम से है, और बहुत ही एहतराम से कहता हूँ, वो मीडिया के थ्रू नहीं, वो डायरेक्ट है, बहुत ही एहतराम से। आप कहते रहे, लोग मुखालिफ हर जगह मिलते हैं, और देखिए खुश कोई भी नहीं होता, खुश सारे वजीर नहीं है इस वक्त, पैसे नहीं कम मिले ना, वो तो कहेंगे। खुश मैं नहीं हूं इसलिए कि हमें वफाक ने कम पैसे दिए, लेकिन जब हम अपने लोगों के पास जाते हैं और हम उन्हें ज़मीनी हकाइक बताते हैं, और जब हम अपनी मुश्किलात बताते हैं, वो समझते हैं, और इसी वजह से वो बाकी सबको इग्नोर करके हमें पहले से ज़्यादा वोट देते और पहले से ज़्यादा सीटें देते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अपने लोगों के साथ खड़े रहेंगे, और हम ये मुश्किलात उनको बता के उनको इत्मीनान दिलाएंगे। और मैं एक बात बता दूं, जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए हौसला अफजा बात है, वो मेरी लीडरशिप है, चाहे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हैं और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। इस सारे मसलों में सूबों के लिए जितनी सपोर्ट उनकी रही है, बाकी सूबे भी उनकी तरफ देखते थे, बाकी तीनों सूबे, हम तो देख ही रहे हैं अपनी लीडरशिप पे, बलूचिस्तान भी देख रहा है लीडरशिप पे, लेकिन बाकी सूबे भी उनकी तरफ देख रहे थे, और उन्होंने डिलीवर किया। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस वक्त बताना मुनासिब नहीं है। हमें अगले सालों के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीद है। जो एक प्लान बनाया वो मैं इस वक्त शायद ना बता सकूं, कि उम्मीद हमें, यस ये साल बहुत बहुत मुश्किल है, अगला साल भी मुश्किल होगा लेकिन इससे कम होगा, बल्कि अगर वो चीज़ें फ्रूशन पे आती हैं तो हमारे अगले 2 साल जो बजट्स होंगी इंशाअल्लाह ताला वो ऐसी होंगी। हम इस साल भी डिस्पाइट ऑल दीज इश्यूज, जो अगला साल आने वाले 2056 स्कीमें कंप्लीट करने जा रहे हैं, कोशिश है हमारी, हम उनको फुल फंडिंग दी हुई है हमने। अगर डिपार्टमेंट्स परफॉर्म करेंगे तो ये पूरी होंगे, ये सारी मुश्किलात के बावजूद। और अगले साल 27-28 का जो बजट आएगा और इंशाल्लाह 28-29 का जो बजट आएगा, मुझे बहुत उम्मीदें हैं कि जो हमारी लीडरशिप की प्लानिंग है
उसकी वजह से हम इस सूबे को और इस मुल्क को टर्न अराउंड कर देंगे। इन सारी मुश्किलात में मैं वो डिटेल में नहीं जाता कि किस डिपार्टमेंट को या किस सेक्टर को कितनी फंडिंग दी गई, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। आई जस्ट बी गिविंग नंबर्स एंड रिपीटिंग थिंग्स। अब इस सारी चीज़ों के बाद हमने कहा भाई हमें कुछ सोचना पड़ेगा कैसे काम होगा गोइंग फॉरवर्ड। और चेयरमैन साहब के साथ मुझे फ़ायदा ये हुआ इस दफ़े कि मैं जब 3-4 दिन वहाँ इस्लामाबाद में रहा तो प्रेसिडेंट साहब के साथ, चेयरमैन साहब के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस काफ़ी हुए और आइडियाज़ उन्होंने दिए। मैं अपनी टीम इन्होंने बैठ के उन आइडियाज़ को लाए एक इम्प्लीमेंटेबल चीज़ में। हमें लीडरशिप ने कहा कि भाई ये छोटी छोटी स्कीमें बहुत हो गई, इधर छोटा सा रोड बना दिया, उधर ये कर दिया, आप लोगों ने बड़ी स्कीम्स की है, यानी हुकूमत सिंध ने। शाहराह भुट्टो अभी हमने कंप्लीट किया, 64 अरब रुपए की स्कीम, तो 62 या 62 बिलियन की स्कीम, ठीक है जी। हम एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, एक और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बड़ी स्कीम है जो हम थर को पानी पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। नाम क्या है उसका, बाकी नबी सर वजीआर वाली जो है ना, उसकी भी 45 अरब है या कितनी है, फॉरगॉटन दी नंबर्स में, नंबर भूल गया हूँ। फाइनेंस सेक्रेटरी को याद नहीं होंगे ये वाले, इसलिए कि उनके उसमें नहीं आते। नबी सर वजीआर वाली स्कीम, ताकि भाई अब और बड़ा सोचो। ये एक्सपर्टीज़ है और ये एक्सपर्टीज़ वो है जिसको दुनिया ने रिकग्नाइज किया है, हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की एक्सपर्टीज़। हमें इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के फ्रेमवर्क में इस साल 10वीं यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप है, उसने 4 प्रोजेक्ट्स हमारे दुनिया को दिखाने के लिए शोकेस किए, केस स्टडीज किए इस साल। एक मैगजीन है, पब्लिकेशन एक है एसेट के नाम से, उसने दुनिया में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डील ऑफ द ईयर जो है वो सिंध रिवर एंड फॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट को दिया है। ये इस साल की बात है सिर्फ। इससे पहले आपको याद होगा इकोनॉमिस्ट ने एशिया में सर्वे किया और सिंध के, ये आज से बहुत पुरानी बात है, अब हम उससे आगे निकल गए, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा सर्वे हुआ नहीं। मैं उसी का जिक्र करूंगा। सिंध के, ये 2019 में हुआ था इफ आई रिमेंबर करेक्टली, सिंध के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम को 6ठा एशिया में दिया। और सिंध वाहिद सब नेशनल गवर्नमेंट, ये मुल्कों को करते हैं, लेकिन 2 सब नेशनल से, एक हिंदुस्तान में, भारत में गुजरात, और पाकिस्तान में सिंध। बाकी सारे एशिया के रीजन में किसी और सब नेशनल को उन्होंने रैंक नहीं किया, हमें 6ठा रैंक किया उन्होंने, और पाकिस्तान के प्रोग्राम को 12वां रैंक किया था। इंटरनेशनल, लोकल, इधर पाकिस्तान के अंदर आपने अभी भी फाइनेंस मिनिस्टर को सुना होगा जब अपनी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और ये पहली बार नहीं है, कई बार कर चुके हैं। जाम खान शोरो और चीफ सेक्रेटरी साहब मेरे साथ बैठे हैं, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग में ये इजहार किया गया और वजीर आजम से कहा गया कि सूबा सिंध को कहें कि इनका इतना शानदार प्रोग्राम है, और सूबा कहा गया कि इधर एक वजीर आजम साहब अपने पास मीटिंग करें, बाकी सूबों को बुलाएं और सूबा सिंध की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टीम उनको ब्रीफ करे कि कैसे प्रोजेक्ट करते हैं। अब दुनिया हमारे बारे में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सोचती है मुल्क में, तो हमने कहा कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमने अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एक नए लेवल पे ले जाने की बात कर रहे हैं। शुरुआत कहाँ से करें? बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैं आया। हमने इंस्पिरेशन ली शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पोर्ट कासिम बनाया। पोर्ट कासिम इस वक्त 45% ट्रेड आपका पोर्ट कासिम के जरिए होता है, 45 से 40% नंबर में भूल गया हूँ, 40% पोर्ट कासिम के थ्रू होता है।
50 साल में गवादर पोर्ट बना है, अभी उस तरीके से फंक्शनलाइज पूरी तरीके से नहीं हुआ, और कोई पोर्ट नहीं बन सका। सिंध में कोई और पोर्ट नहीं बना। हमारा इतना बड़ा कोस्ट लाइन है। हमें सदर आसिफ अली जरदारी ने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और आपने बिलावल साहब की तकारीर सुनी होंगी, प्रेसिडेंट साहब अभी चाइना गए थे, उधर आपने देखा होगा उन्होंने चाइनीज़ से बात की कि केटी बंदर पे एक पोर्ट बनाए। तो हुकूमत सिंध ने ये इरादा किया है, फैसला किया है कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में केटी बंदर पे एक पोर्ट बनाएंगे। और जैसे मैंने कहा, इसमें गाइडेंस हमें अपनी लीडरशिप की है, और ये सिर्फ एक पोर्ट नहीं होगा, इसके साथ साथ डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रियल एरियाज हमारे पास जगह उधर बहुत है। हमने ऑलरेडी बात करनी शुरू कर दी है, जो डिफरेंट पोर्ट ऑपरेटर्स हैं, जो पोर्ट यूज़र्स हैं, कि वो हमारे साथ आए। ख़ास तौर पे इस वक्त जो खलीज में इशू हुआ था, एक नई अपॉर्चुनिटी पैदा हुई है, हुकूमत सिंध उसमें लीड ले रही है। हम उम्मीद करते हैं, हमने ऑलरेडी वफाकी हुकूमत को बताया है, हम उम्मीद करते हैं कि वफाकी हुकूमत, इसलिए कि पोर्ट्स एक वफाकी सब्जेक्ट है वैसे, लेकिन हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक स्कीम करना चाह रहे हैं जहाँ हुकूमत सिंध, तो परमिशंस वगैरह हमें वफाक से ही लेनी पड़ेंगी। हम कोई आइन से बाहर बात नहीं कर रहे, हम एक प्राइवेट सेक्टर में पोर्ट बनाना चाहते हैं जहाँ पे हुकूमत सिंध भी उनके साथ शेयर होल्डर होगा, वफाक को भी दावत देंगे, हमारे साथ आए, परमिशन सारी उनसे लेंगे। और ये पहली बार नहीं होगा, हुकूमत सिंध ने, एयरपोर्ट्स भी वफाकी जिम्मेदारी है, आपको पता है ना, लेकिन थर का एयरपोर्ट, भाई बख्तावर एयरपोर्ट सूबा सिंध ने बनाया था, तो ये पहली बार नहीं हो रहा। सूबा सिंध ये काम करती रहती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दरियाए सिंध के ऊपर 2 ब्रिजेस बना, किसी और सूबे ने दरियाए सिंध पे ब्रिजेस नहीं बनाई हैं। अभी हम घोटकी कंदकोट ब्रिज बना रहे हैं 12.5 किलोमीटर की तकरीबन, दरिया के ऊपर किसी ने नहीं बनाई है। और ये इंशाल्लाह ताला उस पर प्रॉब्लम्स आए, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से प्रॉब्लम्स आए, उन सबको मैनेज किया, कंट्रोल किया, थोड़ी डिले हुई, लेकिन इंशाल्लाह वो बड़ी तेज़ी से चल रही है। तो हम ये करते रहें। जैसे मैंने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि वफाक हमें मदद करेगा इसमें अप्रूवल्स देने में, ताकि हम मुल्क की बेहतरी के लिए ये बनाएं। दूसरा, आपने दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के बारे में सुना होगा। हमें लीडरशिप ने कहा कराची इकोनॉमिक हब है, दुबई से पहले तो कराची सब कुछ था, अब वहाँ मसाइल भी हैं, चले अल्लाह करे उनके मसाइल हल हों, लेकिन दुनिया में बहुत स्कोप है। तो हमने प्रपोज किया है कि हम सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर कराची में बनाएंगे। इसके अंदर ये सिर्फ एक इमारत वगैरह नहीं बनाएंगे, इसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और हमने उस पर काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है, जिसके अंदर एक इनेबलिंग लीगल, रेगुलेटरी और इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क होगा, इन्वेस्टर्स की ऑनबोर्डिंग, फैसिलिटेशन ऑफ वीज़ाज, लाइसेंसिंग, एफिशिएंसी, रेगुलेटरी अप्रूवल्स, कंपेटिटिव इन्वेस्टमेंट्स और क्रॉस बॉर्डर कैपिटल फ्लो, प्लस आपके कवानीन के हिसाब से जैसे वो मॉडल है दुबई के अंदर, वही सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर हम बना रहे हैं। 3 लोकेशंस हमने आइडेंटिफाई किए हैं।